हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनामिका और हम फिर से शुरू करेंगे आपके स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो या बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगेन apology from my side. I know I'm not being regular to this platform since I'm involved in some of my personal problems. So personal life की कुछ होती हैं चीजें जिससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड यू विल कीप मी फॉलोइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपके कुछ इश्यूज है, कुछ पूछना चाहते हो, आप कोई कंप्लेन है आपकी या कुछ भी है, कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल टू यू, सो फील फ्री टू यूज इट। Before I get started, again I would say if you want to prepare for your UPSC examination अच्छे तरीके से, then you can subscribe to Unacademy Plus। वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस मिलती है जिसके लिए आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए प्रिपेयर हो पाते हो। बहुत सारे बैचेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, सो यू कैन एनरोल इन दैट और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल सारे बैचेस आपको अवेलेबल मिलेंगे और यहाँ पे आपको फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा और मेंटोरशिप मिलती है आपको। आप फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो, 12 मंथ्स की या 24 मंथ्स की। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस एंड यूज द रेफरल कोड रैंक 10, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी प्रोवाइड किए कराए जाते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। ओके, सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे। हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। हमने ब्रिटिश कंसोलिडेशन जो था यूरोपियन एडवेंट का, वो भी कंप्लीट कर लिया और आज से हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, राइजिंग रेजनमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो रेजनमेंट स्टार्ट हुए थे, जो भी प्रदर्शन हुआ था या जो भी रिवॉल्ट्स हुए थे, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं या जितने भी इसके मेंस के क्वेश्चंस हैं, वो मैं एट द एंड ऑफ द लेसन आपको दूंगी, ताकि एक साथ आप सारे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सको। वैसे मैं हर चैप्टर के एंड में देती थी, लेकिन इस बार इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद में दूंगी, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स थे जिसने इस चीज को, इस अपराइजिंग को एक, कहते हैं ना कि एक ब्लो फैक्टर दिया था, ठीक है। तो अगर आप पीपल्स रेजिस्टेंस की बात करते हो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तो ये जो पीपल वर्ड है ना, ये सिर्फ एक लोग के लिए बात नहीं करता, ये पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करता है, पूरे इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करता है, जो लोग इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, इस एलियन रूल से जो है अफेक्टेड हुए थे, ठीक है। यहाँ पे ये जो भी सेक्शन था हमारे इंडिया की, जो सोसाइटी की जो सेक्शंस थे, जो लोग बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे थे, उनमें से आपके किसान ग्रुप आते थे, आर्टिसंस आते थे, ट्राइबल्स आते थे, रूलिंग क्लासेस आते थे और मिलिट्री पर्सनल्स भी इसमें आते थे। तो यहाँ पे ये सारे लोग जो है बहुत डिफरेंट तरीके से इनको जो है हरास कर रही थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे जो एक रिलीजियस लीडर्स थे, चाहे वो हिंदू के हों वो मुस्लिम के हों, वो अलग तरीके से प्रभावित हो रहे थे। तो ये सारे जो है एक साथ मिलके, जो कहते हैं ना कि जब बहुत सारी चीजें आप सहते रहते हो, एक बार आप जाके उसके खिलाफ जो है वो खड़े हो जाते हो। तो ये सारे जो सेक्शन थे, जो सोसाइटी के जो सेक्शंस थे, वो एक साथ जो है इनके खिलाफ जो है वो उठ खड़े हुए थे। बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि 1810 में बनारस में हुआ था, सूरत राइट हुआ था 1814 में, जो कि सॉल्ट ड्यूटी के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था। फिर बरेली में 1816 में इन्होंने पुलिस टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। मतलब एक तरीके से मैं बात कहूँ तो डिफरेंट सेक्शन के जो जो डिमांड थे, उसको लेके ये लोग जो है अपना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके थे। चाहे वो आपके किसान ग्रुप हो, चाहे वो शॉपकीपर्स हो, या चाहे कोई भी ग्रुप हो जो पुअर सोसाइटी, पुअर सेक्शन थी सोसाइटी की, जो ज्यादा प्रभावित हो रही थी, वो भी अपने हक के लिए जो है खड़े होना शुरू कर चुकी थी। जो भी जिनके भी कंप्लेंट्स थे, जिनको कुछ शिकायतें थी, वो लोग इस ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है खड़े होना शुरू कर चुके थे। विपिन चंद्रा की माने तो ये जो पीपल्स रेजिस्टेंस है, ये 3 फॉर्म में अराइज हुआ था। एक तो था सिविल रिवेलियन, दूसरा था ट्राइबल राइजिंग और तीसरा था पेजेंट मूवमेंट।
मतलब किसानों का मूवमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद जो मिलिट्री रिवॉल्ट्स थे वो अलग थे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन से मेजर जो अपराइजिंग्स थे वो यहाँ पे हुए थे। तो अगर आप पीपल रेजिस्टेंस की बात करते हो, तो जो प्री कॉलोनियल इंडिया था, जिसमें जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर चुके थे रूलर्स के खिलाफ, उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट डिमांड थी उनकी, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट डिमांड होने के साथ साथ मोटिव सबका एक ही था कि इस ब्रिटिश रूल के खिलाफ हमें प्रदर्शन करना है, इस ब्रिटिश रूल को जो है हमें हटाना है। बहुत सारे जो कॉलोनियल लॉ थे या जुडिशरी थी, जो कि मतलब गवर्नमेंट और उनके कोलैबोरेशन के साथ काम करती थी, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके मर्चेंट्स थे, मनी लेंडर्स थे, वो उनके हक में काम करती थी। तो जो हमारी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी वो एक तरीके से असहाय हो गई थी, उनके हक में बात करने वाला कोई नहीं रह गया था। तो अगर उनके हक में कोई बात नहीं करेगा तो वो खुद खड़े होंगे ना। यही सारी चीजें जो है यहाँ पे हो रही थी। अगर आप बात करते हो मेजर फैक्टर्स कौन कौन से थे जो रेस्पॉन्सिबल थे पीपल्स रेजल्टमेंट के लिए या अपराइजिंग के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो पहला तो कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो था, जो बहुत ज्यादा इनको हेवी बर्डन इन पे टैक्सेस का डाला जाता था, और जो किसान थे उनको उनके जमीनों से हटाया जा रहा था, या फिर जो ट्राइबल्स जहाँ पे रिसाइड कर रहे थे उनके जमीनों को, उनके जितने भी एरियाज थे, टेरिटरी थे, उनको जबरदस्ती हड़पा जा रहा था, एनक्रोच किया जा रहा था, उनको बहुत ही बुरे तरीके से हैरास किया जा रहा था। ये एक रीजन था। दूसरा था कि रूरल सोसाइटी का जो है एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, मतलब जबरदस्ती उनको कहा जाएगा कि आप ये चीज आपको उपजाना है और इतना में आपको इतना ही, जितनी उपज नहीं हो रही है उससे ज्यादा उनसे टैक्स मांगा जाता था। तो ये सारी चीजें जो है उनपे एक बर्डन डाल रही थी। और एक इंटरमीडिएट रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे, और टेनर्स और मनी लेंडर्स में वो ऑलरेडी पिसे हुए थे। मतलब अगर उनको कोई भी उपज करनी होती थी तो वो मनी लेंडर्स जो होते थे उनसे वो पैसे उधार लेते थे, और सिंस वो बहुत ज्यादा टैक्स डिमांड करते थे, उस पैसे को वो जब नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीन जो है उनके हाथ से छिन जाती थी। तो ये सारी चीजों में वो एक ऐसा सर्कल बन चुका था जिसमें ये जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो बुरी तरीके से पिस रही थी। Expansion of revenue administration over tribal lands leading to the loss of tribal people's hold over agriculture and forest land। मतलब जो ट्राइबल जो लोग हैं जहाँ पे उनका, आपको पता है उनका कल्चर डिफरेंट होता है, उनका वे ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है, वो थोड़ा सोसाइटी से ना थोड़ा अलग होते हैं, वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं। ट्राइबल्स की बात कर रही हूं मैं। तो अब उनके जो एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट लैंड थे उनको भी इन लोगों ने एनक्रोच करना शुरू कर दिया था, और इसीलिए ट्राइबल्स जो है वो भी प्रभावित हो रहे थे, और वो भी इस अपराइजिंग का एक हिस्सा बन चुके थे। प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो है वो प्रमोशन करते थे। मतलब यहाँ से क्या है, रॉ मटेरियल वो ले गए और वहां पे फिनिश गुड्स को लाके और यहाँ पे वो फिर वो सेल करते थे, उसको प्रमोट करते थे। और जो इंडियन इंडस्ट्री थी उस पे काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी ये लगाते थे, खास करके एक्सपोर्ट ड्यूटी। और इसके कारण क्या होता था कि इंडिया की जो बिजनेस था, इंडिया का जो आपका इंडस्ट्री था वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था। जैसे कि हैंडलूम या फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो इंडिया का एक बेस माना जाता था, ये हैंडलूम इंडस्ट्री जो है इंडिया के लिए एक मेजर बेस के रूप में उस समय जानी जाती थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्री लीडिंग टू माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर। मतलब अब जब हैंडलूम इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं रहेगी, तो लोग क्या करेंगे, खेती की तरफ फिर रुख करेंगे। तो इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर की तरफ ये लोग रुख कर रहे थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनका जो आपका इंडस्ट्री सिस्टम था वो बुरी तरीके से इस ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा अपना प्रमोशन करके इनका जो है वो डिवैल्यूएशन जो है पूरी तरीके से कर दिया था। और उसके बाद जब सारे लोग इंडस्ट्री को छोड़ के एग्रीकल्चर पे ही रुख करेंगे तो क्या एग्रीकल्चर पे बर्डन नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स बर्डन पड़ेगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो प्रेशर है वो लैंड पे और एग्रीकल्चर पे वो बहुत ज्यादा बढ़ता गया, और इसी के कारण ये जो किसान ग्रुप था, ये जो पेजन ग्रुप था, वो भी अपराइजिंग के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मतलब आगे की तरफ आया। उसके बाद सिविल अपराइजिंग। अब सिविल अपराइजिंग क्यों हुआ था, ठीक है?
अब जब आप बात करते हो सिविल की, तो सिविल जो है ये डिफेंस या मिलिट्री से रिलेटेड नहीं होगा, ये सिर्फ सिविलियन से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे ये सारे अपराइजिंग जो मतलब वैसे लोगों द्वारा हुए थे जो कि मतलब इस डिफेंस या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, जैसे कि आपके जो नेटिव रूलर्स थे या उनके जो डिसेंडेंट्स थे, जो उनके वंशज थे वो, या फिर जो जमींदार थे, जो पहले के जमींदार थे, फॉर्मर जमींदार थे वो, क्योंकि वो अफेक्ट होना शुरू हो गए थे। जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी और ये ब्रिटिशर्स उनको हड़प रहे थे, वो प्रभावित हुए थे। पॉलीगर्स पॉलीगर्स भी यहाँ पे प्रभावित हुए थे। तो पॉलीगर्स क्या थे उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी शॉर्ट में ये बता दूं कि साउथ इंडिया में जो एक पलायम कहते थे, पलायम का मतलब होता है एक होल्डर ऑफ टेरिटरी, जिसे साउथ इंडिया में हम पलायम कहते हैं। एक टेरिटरी को जो लोग होल्ड करते हैं उसे पलायम कहते हैं, और जिसमें बहुत सारे विलेजेस जो है वो शामिल होते थे। तो ये जो बहुत सारे विलेजेस होते थे ये इन पॉलीगर्स को दिए जाते थे रूलर्स के द्वारा, ठीक है। मेनली किसके द्वारा दिए जाते थे? नायक्स के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पॉलीगर्स थे ये भी काफी ज्यादा अफेक्टेड हो रहे थे, जिसको कि हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे क्या है कि जो भी सपोर्ट होता है, मेनली जो आप कहते हो ना कि पेजेंट्स को जो सपोर्ट मिलता है, या फिर जो आर्टिसंस को सपोर्ट मिलता है, या सोल्जर्स को सपोर्ट मिलता है, वो सारी चीजें एक तरीके से खत्म होनी शुरू हो गई थी और ये बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे अपने आप में। तो मेजर कॉजेस की अगर आप बात करते हो, क्या क्या रीजंस रहे, क्या क्या फैक्टर्स रहे सिविल अपराइजिंग के, तो कंपनी रूल में क्या है, सबसे ज्यादा जो एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली वो थी रैपिड चेंजेस। मतलब एक चीज वो लाते नहीं थे कि दूसरी फिर से वो प्लान करना शुरू कर देते थे और दूसरी फिर वो लाके शुरू कर देते थे। तो इंडस्ट्री तो वो पूरी तरीके से इनकी एक्सप्लॉइट हमारी कर ही चुके थे। इंडिया की इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी थी, इनफैक्ट नीचे की तरफ ग्राफ जा चुका था। एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका दबदबा था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर रखा था। तो इन सारी चीजों के चलते जो है लोग जो है, जो सिविलियन है, वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुए और ये चीजें उनके हक में नहीं थी। तो उनको जो है एक एंगर आना एक लाजमी सी बात थी कि उनको जो है वो गुस्सा वो आएगा। बहुत सारे जो जमींदार थे या पॉलीगर्स थे, उनको जो टेरिटरी जो दिया जाता था, जो ये नायक पॉलीगर्स को देते थे, वो भी टेरिटरी भी उनके हाथ से निकल गई। और ऊपर से जो रिवेन्यू था, जो कॉलोनियल रूल में जो रिवेन्यू सिस्टम था, वो काफी ज्यादा इनके ऊपर हेवी टैक्सेस लगाए जाते थे। तो इस तरीके से जो है ये भी काफी ज्यादा यहाँ पे प्रभावित हो रहे थे। और भी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि ईगो ऑफ ट्रेडिशनल जमींदार्स एंड पॉलीगर्स वाज हर्ट, क्योंकि पॉलीगर्स या जमींदार्स को क्या था कि भाई ये हमारा लैंड है और हम इसके मालिक हैं, और ये पूरा हेरिडेटरी होता था, इनके वंशज को भी मिलता था। तो अब ये चीज जो है, इनका ईगो यहाँ पे हर्ट होना शुरू हो गया था। और उसके बाद जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने एक नए क्लास को जन्म दिया था, जिसमें मर्चेंट्स आते थे और मनी लेंडर्स आते थे। तो ये जमींदार्स या पॉलीगर्स अब ये सोचने लग गए थे कि हमारी जगह ये मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स जो है वो लेना शुरू कर दिए, तो इसीलिए उनका ईगो हर्ट होना शुरू हो गया था। अब एक चीज मैंने आपको बताई ही, इंडस्ट्री जो है इंडिया की, जो कि बेस कही जाती थी इंडिया की इकोनॉमी के लिए, वो बुरी तरीके से इन्होंने खराब कर रखी थी, र्यून कर रखा था उसको, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी प्रमोशन स्टार्ट कर दी थी, जो कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की प्रमोशन थी। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहां पे फिनिश गुड करते थे और उसके बाद उसी को प्रमोट करते थे और एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद बहुत सारे जो प्रिंसेस है, चिफ्स है या जमींदार्स है, उनकी भी जो ट्रेडिशनैलिटी थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसके बाद फिर एक रिबेलियन जो है वो डिफरेंट सोसाइटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से भी उठना शुरू हुआ था, जिसमें से कि आपके प्रीचर्स शामिल थे, प्रेस शामिल थे, पंडित, मौलवीज, ये सारे लोग भी, इनका रिलीजियस व्यू जो था वो हर्ट हो रहा था। इसीलिए ये भी जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू हो चुके थे, मतलब इनके मन में भी एक खटक होनी शुरू हो चुकी थी। फॉल ऑफ जमींदार्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स डायरेक्टली अफेक्टेड द प्रेसली क्लास। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के कारण तो ये फल फूल रहे थे ना। जैसे जमींदार्स या फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, वो ही मतलब पूजा पाठ करवाएंगे या उनको दान दक्षिणा देंगे। तो जब उनके पास ही कुछ नहीं रहेगा, मतलब वो दान में ही बहुत सारे एकर्स ऑफ जमीन जो है ये पंडितों को दे देते थे या मौलवीज को मिल जाता था। तो अब जब उनके पास ही जमीनें नहीं रहेंगे तो ये इनको कैसे देंगे? तो इसी तरीके से इनडायरेक्टली ये जो प्रिस्ली क्लास है कि क्यों हो रहे थे इनडायरेक्टली अफेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे जमींदार्स और फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो अफेक्टेड हो रहे थे।
foreign character of the British rulers who always remained alien to this land and their मतलब एक तरीके से कहो कि वो थे तो एलियन, लेकिन वो इस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट को, उनके प्राइड को हर्ट कर रहे थे कि उनको ये लग नहीं रहा था कि एक फॉरेन कोई भी कैरेक्टर या ब्रिटिश रूलर किस तरीके से यहाँ पे इतनी ज्यादा तबाही मचा सकता है। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग जो है इंडिया में हुए थे। एक एक करके हम इसे डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज सन्यासी रिवोल्ट। कब से कब तक इसका टाइम पीरियड है? 1763 से 1800। ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो अगर आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हो सिविल अपराइजिंग की, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग आपको इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है, जिसमें इसे कि 2-3 मैंने छोड़े हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सन्यासी रिवोल्ट जो है वो इस टाइम, ये जो एक फमाइन आया था, एक जो अकाल पड़ा था 1770 में, और उसके बाद जो इकोनॉमिक ऑर्डर जो ब्रिटिशर्स ने लेके आया था, जो कि मतलब ईस्टर्न इंडिया में खासकर जो चल रहा था, उसमें बहुत ज्यादा जो है जो सन्यासीज है उन्होंने बहुत ज्यादा नंबर्स में उनको ज्वाइन किया था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने कंपनी की फैक्ट्रीज और मतलब जो ट्रेजरीज थी या फिर जो कंपनी के फोर्सेस थे उनके खिलाफ मोर्चा जो है अपना जो बना लिया था। उन्होंने रेड किया कंपनी की फैक्ट्रीज पे, उनकी ट्रेजरीज पे, या फिर कंपनी के फोर्सेस के साथ भी, कंपनी के जो भी ट्रूप्स थे, जो सैनिक थे, उनके साथ भी इन्होंने लड़ाई करी। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सन्यासी रिवोल्ट में सिर्फ हिंदू शामिल थे या सिर्फ मुस्लिम शामिल थे, नहीं, इसे फकीर रिबेलियन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा पूछा भी जा सकता है कि क्या सिर्फ ये एक हिंदू लेड मूवमेंट था या मुस्लिम लेड मूवमेंट था? नहीं, इक्वल पार्टिसिपेशन था, इसे फकीर रिबेलियन भी कहा जाता है। अगर आप इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करते हो तो मंजूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। देवी चौधरानी का जो पार्टिसिपेशन था उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है अगर विमेन्स रोल इन अर्ली रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश की आप बात करते हो तो। और ये जो आनंद मठ है और जो देवी चौधरानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। और ध्यान रखिएगा, जो आनंद मठ लिखा गया है वो सन्यासी रिवोल्ट पे ही बेस्ड है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसे आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा कि क्या, अगर ऐसा पूछा जाता है कि क्या आनंद मठ जो है वो सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड था जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, तो यस। एंड सेकेंड इज वी आर गोइंग टू डिस्कस रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड धारभूम, जो कि 1766 से 74 के टाइम पीरियड में हुआ था। और ये आपको जो रिवोल्ट है उसके कारण क्या थे? तो इसका मेन कारण था जो परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इसका मेन रीजन था। और जब डिस्पोज किया गया था जमींदारी को, तो भी ये रिवोल्ट जो है यहाँ पे शुरू हुआ था। तो ये 2 मेजर इसके कॉजेस थे, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल और दूसरा डिस्पोजिशन ऑफ जमींदारी। इसमें अगर लीडर्स की आप बात करते हो तो दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढाल इसके मेन लीडर्स थे। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये लीडर्स भी कभी कभी आपसे पूछ दिए जाते हैं कि कौन कौन से लीडर्स जो हैं किस पर्टिकुलर रिवोल्ट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका रिवोल्ट ऑफ मोमारियस। सो ये भी आपका जो है ये रिवोल्ट 1769 से 1799 के टाइम पीरियड के बीच में हुआ था। अगर इसके कॉजेस की आप बात करते हो तो जब एक लो कास्ट मोमारिया पेजेंट्स जो है वो जब राइज कर रहे थे, तो उनके राइज से जो है जो आसाम का जो आहम किंगडम था वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा था। तो ये एक मेन रीजन था इसके होने का, इस रिवोल्ट ऑफ मोमारियस के होने का। इसके बाद जो है ये जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जो अहम किंगडम था आसाम का उसको काफी ज्यादा वीकेन कर दिया इन्होंने, और उसके बाद फिर एक डोर ओपन किया ताकि वो अदर रीजन्स पे भी जो है वो अटैक कर सकें। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? इसका रिजल्ट ये हुआ था कि जो अहम किंग थे
वो किसी तरीके से सरवाइव कर जग गए थे इस रिबेलियन में, बट फाइनली जो है अहम किंगडम वो बर्मीज इन्वेशन के बाद ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया था। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस रिबेलियन, इसके रिवोल्ट के बाद जो है इसने काफी ज्यादा वीकन कर दिया था अहम किंगडम को, जो कि फाइनली बर्मीज इन्वेशन के बाद ब्रिटिश रूल के अंडर चला गया था। उसके बाद है सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती एंड बरेज। तो यहाँ पे भी इसके कॉजेस की अगर आप बात करते हो तो 1781 का ये टाइम पीरियड था जब एक प्लान बनाया था वैरेन हास्टिंग ने कि जहां पे उनको जो जरूरत पड़ती थी, एक्सपेंसेस की जो जरूरत पड़ती थी, वो कौन से एक्सपेंसेस थे? उनके वॉर के एक्सपेंसेस, जो कि लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए उनको जो जरूरत पड़ती थी मराठास के खिलाफ या मैसूर रूलर के खिलाफ, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि इंग्लिश ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया था, जिसे क्या कहा जाता था? इजारादार्स। तो ये इजारादार्स जो है वो लोग अपॉइंट करते थे जो कि रिवेन्यू फार्मर्स होते थे अवध में, और ये एक मेन रीजन था कि ये सिविल अपराइजिंग इन रीजन्स में हुआ था, गोरखपुर में, बस्ती में या फिर बरेज में 1781 में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वैरेन हास्टिंग द्वारा जो प्लान लाया गया था इजारादार्स, वो एक इसका मेन रीजन था, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिमांड होता था रिवेन्यू का, और उसके बाद जो भी यहाँ पे मतलब ये सेटलमेंट, ये सिस्टम जो है उस रीजन को रिवेन्यू फार्मर्स के रूप में जो इजारादार्स अपॉइंट हो रहे थे इंग्लिश ऑफिसर्स, उसके कारण अवध वाला रीजन जो पूरा जो है अनरेस्ट में था, और इसीलिए जमींदार और कल्टीवेटर्स जो है इस एक्सैक्शन के खिलाफ जो है उठ खड़े हुए, और फाइनली ये अपराइजिंग का रूप इन्होंने ले लिया। और उस समय जो है हैनेस को यहाँ पे इजाजतदार बनाया गया था, और जिसको कि बाद में जाके लोगों ने उनको मार दिया था, और उसके बाद फिर जमींदारी गुरिल्ला फोर्सेस के को यूज करके उन्होंने इस रिबेलियन को जो है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इसको अपनी भूमिका जो है वो निभाई थी। उसके बाद है आपका पॉलीगर्स रिवॉल्ट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉलीगर्स रिवॉल्ट क्या था। उसके पहले आप ये भी हमें पढ़ना जरूरी है कि इस साउथ वाले रीजन में रिवोल्ट ऑफ राजा विजयनग्राम, जो कि 1794 में हुआ था। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक मेन रोल आता है। मेन कॉज में अगर आप जाते हो, मेन कारण में अगर आप जाते हो, तो ब्रिटिशर्स ने राजा जो थे यहाँ के विजयनग्राम के, आनंद गजा पत्रा राजू, उनसे हेल्प मांगी थी ताकि वो फ्रेंच जो थे नॉर्दर्न सरकार्स का, उसको जो है बाहर की तरफ धकेल सकें। तो फ्रेंच को बाइकट करने के लिए इन्होंने इन राजा से जो है हेल्प मांगी थी, और उसके बाद उन्होंने ये उनको प्रॉमिस किया था कि हम आपको बहुत सारी चीजों में जो है वो हेल्प करेंगे। लेकिन जैसे कि अंग्रेजों की हमेशा से नीयत रही है, उन्होंने अपने वर्ड्स को कोई भी तवज्जो नहीं दी, और उसके बाद अपने वर्ड से वो मुकर गए, और फाइनली जो है उन्होंने एक डिमांड किया ट्रिब्यूट फ्रॉम द राजा, और उसके बाद उनको ये कहा कि आपको अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को जो है वो डिसबैंड करना पड़ेगा। तो ये जब डिमांड उनकी तरफ से हुई, तो जो राजा विजय मराजू थे, जो कि आनंद गजापत्रा राजू के पुत्र थे, बेटे थे, उनको ये चीज मंजूर नहीं हुई, और वो इनके खिलाफ खड़े हुए, और उसके बाद इनके खिलाफ खड़े होने के बाद इन्होंने एक रिवोल्ट जारी कर दिया था। राजा ने एक रिवोल्ट रोजअप किया, और इसके बाद अंग्रेजों ने राजा को कैप्चर किया 1793 में, और उसके बाद उनको कहा कि आप एग्जाइल पे जाओ और पेंशन हम आपको देंगे। लेकिन राजा को ये चीज मंजूर नहीं थी। उन्होंने जो है जयपुर के राजा से हेल्प भी ली थी, और उसके बाद अंग्रेजों ने जयपुर के राजा को कहा कि आप इनको हमें सौंप दो। तो लेकिन उन्होंने एक संधि की थी कि आप इनको कोई भी हार्श पनिशमेंट नहीं दोगे। फाइनली इनको जो है राजा को किसी तरीके से वहां से ये लोग अंग्रेज ले आए थे। लेकिन एक बैटल हुआ था पद्मनाभम, जो कि मॉडर्न विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के। तो इस बैटल में 1794 में राजा की जो है वो मृत्यु हो थी। उसके बाद है आपका सिविल रिवेलियन इन अवध। तो ये 1799 में हुआ था, जब वजीर अली खान, जो कि 4th नवाब थे अवध के, उन्होंने ब्रिटिशर्स के हेल्प से जो है यहाँ पे गद्दी हासिल करी थी 1797 में। यहाँ पे क्या था कि ये नवाब जो है बहुत ज्यादा अंग्रेजों के साथ, इनकी ब्रिटिशर्स के हेल्प के साथ इन्होंने गद्दी लेने के बाद यहाँ पे इनकी काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती थी अंग्रेजों के साथ।
लेकिन ये दोस्ती थोड़े टाइम के बाद इनकी खराब होनी शुरू हो गई थी, इनके रिलेशन जो है इनके साथ खराब होने शुरू हो गए थे। और उसके बाद जो है इस इनके खिलाफ जब इनका पूरा रिश्ता जो इनका खराब होना शुरू हुआ तो उन्होंने एक ब्रिटिश रेसिडेंट की भी हत्या करवा दी थी। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें वो कर रहे थे जिससे उनकी जो है ये मित्रता बहुत ही ज्यादा एक जो कहते हैं दुश्मनी में तब्दील हो गई। और उसके बाद जो एक इंसिडेंट हुआ था, जो नरसंहार हुआ था बनारस को, उनके लिए इनको रेस्पॉन्सिबल समझा जाता था, वजीर अली खान को। तो ये दो इंसिडेंट जो थे उसको मिला के मैसेकर ऑफ बनारस का नाम दिया गया था। और उसके बाद ये जो वजीर अली थे वहां से भाग खड़े हुए थे, लेकिन फाइनली वो उन्होंने सरेंडर किया था 1799 में। और उसके बाद उनको जो है फोर्ट विलियम कलकत्ता में रखा गया था। ठीक है, तो ये अवध वाला रिबेलियन था जिसमें से कि वजीर अली खान रेस्पॉन्सिबल थे। और वो एक फेमस इंसिडेंट जो नरसंहार और बनारस था उसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पॉलीगर्स रिवोल्ट 1795 से 1805 का पीरियड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलीगर्स क्या थे मैंने आपको शॉर्ट में बताया, एक बार फिर से बताती हूँ। जिन्हें हम पलाई करार्स भी कहते हैं, वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो कि अपॉइंटेड होते थे एज अ मिलिट्री चीफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर। किसके टाइम में? विजयनगर एम्पायर जो था सदर्न इंडिया का, उसके टाइम में ये अपॉइंट होते थे। इनको क्या है, एक पलायम का चार्ज दिया जाता था। पलायम में क्या होता था, बहुत सारे विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस शामिल होते थे जिसे पलायम कहा जाता था। उनका चार्ज जो है इन पॉलीगर्स को दिया जाता था। ये जो पॉलीगर्स थे वो जो रीजन था वहां से टैक्स कलेक्ट करते थे। किससे? कल्टीवेटर्स से। जो भी कल्टीवेटर्स वहां पे उसमें शामिल थे उससे ये टैक्स कलेक्ट करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आनी शुरू हो गई जब पॉलीगर्स को ये क्वेश्चन किया गया कि आप कलेक्ट नहीं करोगे टैक्स। तो ये जो है पॉलीगर्स के कंट्रोल पे एक सवालिया चीज थी जिसके कारण इनका ईगो भी हर्ट हुआ था। तो उसके बाद एक फर्स्ट रिबेलियन हुआ जिसे हम फर्स्ट पॉलीगर वॉर भी कहते हैं, जो कि सितंबर 1799 में ब्रोकआउट हुआ था। कहां पे? तिरुनवली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मॉडर्न तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में अभी सिचुएटेड है। तो ये फर्स्ट रिवॉल्ट जो पॉलीगर्स था कंपनी के खिलाफ, बेसिकली किसके लिए था? टैक्सेशन के खिलाफ था। और उसके बाद एक इसका लार्ज पॉलिटिकल डायमेंशन भी था। और उसके बाद जो इंग्लिश थे उन्होंने उनको पॉलीगर्स को अपने एनिमी की तरह जो है वो ट्रीट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद पॉलीगर्स जो है उसमें एक इनके नेता थे कत्तब बोम्मा नायक, जिन्हें कि वीरा पांडी कत्ताबोमन भी कहा जाता है, जिन्होंने पंचला कुर्ची पलायम का जो है चार्ज लिया हुआ था। उन्होंने बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे उनको डिफाइड किया। और उसके बाद इन्होंने एक बैटल भी लड़ा था जिसमें इन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स को हराया भी था। तो सेकेंड पॉलीगर वॉर जो होता है, जो कि 1800 से 1801 के टाइम पीरियड में होता है, जिसे साउथ इंडियन रिबेलियन भी हम कहते हैं, इसका जो स्केल था, इसकी जो रीचिंग थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। मतलब ये एक स्मॉल रीजन में होके नहीं रह गया था, इसने बहुत सारे रीजन्स को जो है वो अफेक्ट किया था। तो इसे हम साउथ इंडियन कॉन्फेडरेसी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे जो रीजन्स थे वो शामिल थे, जैसे कि मोरूदू पांड्यन शामिल थे इसमें, धीरन चिन्ना मलाई शामिल थे इसमें, बहुत सारे लोग जो है इसमें, या फिर राजा केरला वर्मा ऑफ मलाबार इसमें ये भी शामिल थे। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा बड़े लेवल पे एक चैलेंज दिया था। हालांकि ब्रिटिशर्स को बहुत लगभग 1 साल से ज्यादा लग गया इसको सप्रेस करने में, इस रिबेलियन को सप्रेस करने में, लेकिन फाइनली जो ये ब्रिटिशर्स हैं वो इसमें सक्सेसफुल हुए थे। और उसके बाद एक कार्नाटिक ट्रीटी साइन की गई थी 1801 में, जो कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया भी है। तो ट्रीटी, जो कार्नाटिक ट्रीटी साइन हुई थी 1801 में, जिसके बाद जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने उसके बाद ब्रिटिशर्स को तमिलनाडु का डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो मिल गया था। तो साउथ इंडिया का जो डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर्स को मिला था वो कार्नाटिक ट्रीटी के बाद ही मिला था, जो कि रिलेटेड था इसके पॉलीगर्स रिबेलियन से। सो ये उसके बाद इसी ट्रीटी के साइन होने के बाद जब ब्रिटिशर्स के हाथ में तमिलनाडु चला गया, तो फिर ये पॉलीगर्स की जो अथॉरिटी है वो कंप्लीटली एंड पे आ गई थी, पूरी तरीके से, मतलब यहाँ पे खत्म हो गई थी। तो आपको ये पॉलीगर्स जो हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे कि जो बिटवीन 1803 और 1805 थे, पॉलीगर्स ऑफ नॉर्थ ऑर्किड, उन्होंने भी रिबेलियन के लिए अपने आप को अरोज किया था। और उसके बाद जो फरवरी 1805 में ये जो रिबेलियन है पूरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा सप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था।
ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे रिबेलियंस ऐसे थे जो आपको सिविल रिबेलियंस जब हम पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें, ये पॉलीगस रिवोल्ट या फिर जो भी है, आपको टाइम पीरियड मेनली जो है टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि ये किस टाइम पीरियड में हुआ था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले लेसन में कि आपके अपराइजिंग जो भिवानी के एरिया में हुए थे 1809 में, तो 1809 में जो जाट्स थे हरियाणा के वो भी रिबेलियन में के लिए ब्रोकआउट हो गए थे और उसके बाद उन्होंने अपने आप को फोर्टिफाई कर लिया था भिवानी में और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिबेलियन जो कि पाइका रिबेलियन है, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन अगले लेसन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी करंट अफेयर्स के साथ। 2017 जब इसने 200 साल पूरे किए और उसके बाद फिर 2019 जब इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स आपका दिसंबर में आया था, वो सारी चीजों के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग योर प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चंस। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसको क्योंकि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये 2019 या 2017 में करंट अफेयर्स में रहा। ओके, इट्स अनामिका साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू हैविंग एनी क्वेरी, आप कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल टू यू, फील फ्री टू यूज इट। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।